गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग चैप्टर को। उसमें मनी क्रिएशन का जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है आज, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। First of all, we have to understand what do you mean by a commercial bank. When we talk about a bank, it means a institution which actually functions two tasks at one time. First one, that is accepting deposits of the people, and second one is advancing loan टू द जनरल पब्लिक। तो जब भी हम कमर्शियल बैंक को समझते हैं तो बैंक को जब भी डिफाइन किया जाएगा तो एक ऐसे इंस्टीट्यूट की तरफ हमारा इशारा होता है कि जो बैंक वो उस इंस्टीट्यूट को कहा जाएगा, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कहा जाएगा जो कि लोगों के डिमांड डिपॉजिट्स जो एक्सेप्ट कर सके, उसका उनका जो सरप्लस कैश है वो एक्सेप्ट कर सके, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो लोन ग्रांट कर सके। तो लोन अगर वो इशू कर सकता है तो ये दो काम अगर वो कर सकता है तो वो कमर्शियल बैंक कहलाएगा। कमर्शियल वर्ड इसलिए हम यूज़ करते हैं, उसका सिंपल रीज़न ये है कि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट बेस पे काम करती है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन ये कैसे रोल प्ले करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी में अपना रोल प्ले करते हैं। इससे पहले हमने मनी चैप्टर में समझा कि मनी सप्लाई के दो हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1 रुपये का नोट और प्लस कॉइन्स जो भी इशू करती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और आरबीआई जो है वो नोट्स जो है 2 रुपये से ऊपर वाले जितने भी बड़े नोट्स हैं उनको जो है इशू करता है। लेकिन मनी सप्लाई में कमर्शियल बैंक भी अपनी अहम भूमिका रखते हैं। वो कैसे, इसी कंसेप्ट में हमें समझना है। सपोज इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सिंप्लीफाइड कंसेप्ट अपनाते हैं। तो ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो बैंक टू बैंक हो रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है। तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस को हम फोकस कर रहे हैं कि ऐसा इकॉनमी है इसमें बहुत कम कैश यूज किया जाता है, कैशलेस इकॉनमी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट किसी भी कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट होता है जिसको हम प्राइमरी डिपॉजिट कहेंगे। प्राइमरी डिपॉजिट सपोज किसी भी, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेंगे हम कि किसी बैंक में अगर प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 है तो बैंकों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो पैसा बैंक में जमा हुआ है उसका बहुत कुछ एक % ही जो है जनरल पब्लिक यूज करती है, निकालती है, बाकी उसमें एज इट इज़ पड़ा रहता है। तो जैसे सपोज मेरी अगर सैलरी आ रही है मंथ के एंड में या 1 तारीख को अगर सैलरी अकाउंट में डिपॉजिट होती है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसी दौरान उस सैलरी को निकाल लूँगा और उसको यूज़ करना चाहूँगा। उसका कुछ पार्ट ही मैं निकाल लूँगा, बाकी वो एज इट इज़ बैंक में पड़ा रहता है पैसा सेविंग के तौर पर, क्योंकि हम डिमांड फॉर मनी करते हैं फ्यूचर सेविंग के लिए, फ्यूचर एस्पेक्ट से सेविंग करते हैं पैसा। तो डिमांड फॉर मनी में भी हम जैसे डिस्कस करते हैं कि डेली ट्रांजैक्शन के लिए जो पैसा चाहिए हमने वो निकाल लिया, और जो फ्यूचर में हमें जो चाहिए उसके लिए हमें उसने जो डिमांड फॉर मनी जो फ्यूचर के लिए है उसको हमने एज इट इज़ बैंक में रखा सेविंग के तौर पर। तो सपोज हम यहाँ पर फिर एक लेट करते हैं कि लेट उसको हम जो रिजर्व जो रखना चाहते हैं उसको हम बोल देते हैं लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो 10% हम लेट कर लेते हैं। तो ये क्या है, हम ये मान लिया कि जो बैंक है, जो लोग हैं वो डिपॉजिट का 10% ही वो निकलवाते हैं। अब ये लीगल रिजर्व रेशो के ऊपर भी हमें डिस्कशन करना है आगे। फिलहाल इसको आप एज इट इज समझें, इसको भी एलैबोरेट करके समझाया जाएगा कि इसमें SLR है, CRR है, उनके रोल क्या हैं, वॉलेट कैश रेशो है, उन सबको समझना है। लेकिन अभी सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसको समझ रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि अगर लोग 10,000 बैंक में जमा करवा रहे हैं तो उसका सिर्फ 10% ही वो निकलवाएंगे। तो 10% जो है कमर्शियल बैंकों को अपने पास रखना चाहिए ताकि लोगों की डिमांड पूरी कर सके। तो अगर प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 है तो LRR 10% है, तो कितना उसको कैश रिजर्व चाहिए, तो उसको कैश रिजर्व जो बैंक को चाहिए वो 1,000 रुपये। 10,000 का 10% 1,000 रुपये उसको कैश रिजर्व चाहिए। अब बाकी जो एक्सेस पड़ा है जिसको हम एक्सेस रिजर्व लिख दें वो है अब 9,000 रुपये। अब ये 9,000 रुपये एक्सेस रिजर्व है। अब इस बैंक इसका क्या करे, इसी चीज का बैंक फायदा उठाता है। वो क्या करता है, इसको जिसको लोन की जरूरत होती है उसको लोन इशू करके उसका एक नया डिपॉजिट उसका लिए एक बैंक अकाउंट खोल देता है,
उसमें वो अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। तो सपोज किसी पर्सन को 9,000 का लोन चाहिए, तो बैंक के पास ये एक्सेस पड़ा है, वो 9,000 का लोन इशू कर देगा। और हमने ये अभी कहा, अज्यूम किया कि जो डिपॉजिट, जो लोन इशू करना है वो इन हैंड कैश नहीं देना, बल्कि अकाउंट में ही डिपॉजिट करवाना है, और अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस होंगी सारी, बैंक टू बैंक। जैसे आजकल हम प्लास्टिक मनी यूज़ कर रहे हैं, हम एटीएम स्वाइप कर देते हैं जहाँ भी जाके परचेज करना हो, या फिर हम और हमारे सोर्सेज हैं जिससे हम परचेज करते हैं। जैसे ऑनलाइन हम परचेजिंग कर रहे हैं तो सिर्फ अपना एटीएम का पिन डाला और वो जो सीवीवी नंबर डाला, तो इससे हम ट्रांजैक्शन हमारी हो जाती है। तो हम उसी तरह से इसको लेके चल रहे हैं। तो सपोज प्राइमरी डिपॉजिट से हमने सेकेंडरी डिपॉजिट हमने निकाल लिया, जो लोन इशू हुआ 9,000 रुपये का। अब यहाँ पर ये फिर बात समझने वाली है कि इस सेकेंडरी डिपॉजिट का दूसरा नाम ड्राइव डिपॉजिट भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमने प्राइमरी डिपॉजिट से ड्राइव किया इसको, इसलिए इसका नाम ड्राइव डिपॉजिट भी हो सकता है। अब ये डिपॉजिट जो पड़ा है 9,000 रुपये, यहाँ भी वही प्रोसेस अप्लाई होगी कि लोग जो हैं इसका कैश रिजर्व निकालेंगे सिर्फ 10% जो लोगों को चाहिए होगा, तो वो कितना हो जाएगा इसका 900 रुपये, और फिर एक्सेस कैश बन जाएगा हमारे पास। तो वो हमारे पास 8,100 आ गया। 9,000 में से 900 माइनस किया तो 8,100 हमारे पास एक्सेस रिजर्व आएगा। तो फिर इसी तरह से हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर एक और डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगा, लोन इशू हो जाएगा इसका, ये 8100 को अब लोन दे सकता है बैंक। तो यहाँ पर ये प्रोसेस चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा जो एक्सेस रिजर्व घटते हुए, देखो पहले 9,000 से ये 8,100 पे आया, फिर ये इसमें से अगर हम डिपॉजिट कर देते हैं, सपोज ये नया अकाउंट खोल दिया हमने, तो इसका फिर हमें कैश रिजर्व बनाना पड़ेगा, इसका 10% बनाया तो 810 रुपया हो गया। तो ये कैश रिजर्व घट के जो है एक्सेस रिजर्व जो घटता जा रहा है, अब इसमें से 810 माइनस हो गया, तो हमारे पास जो एक्सेस रिजर्व कितना रह जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास यहाँ आ गया, तो ये 7,290 रुपये आ गए। और इसी तरह से तो यहाँ हमारे पास ये 7,290 रुपीज़ आ गए। अब आप देखो ये एक्सेस रिजर्व जो 9,000 था, फिर 8100 रह गया, फिर 7290 रुपये रह गया, तो ये घटता जा रहा है। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक एक्सेस रिजर्व जो हमारा जीरो ना आ जाए। और आप देखो यहाँ पर हमारे पास जो शुरुआत में कैश रिजर्व था 1,000 रुपया, इसमें इस 1,000 रुपये में 900 रुपये ये ऐड हो गए। अब 900 रुपये में हमने कैश रिजर्व और बनाया 8,810 रुपये। उसके बाद फिर इस तरह से ये प्रोसेस जो चलती रहेगी, तो ये कैश रिजर्व ऐड होता जा रहा है। प्राइमरी डिपॉजिट से 1,000 रुपये निकला, सेकेंडरी डिपॉजिट से 900 रुपये निकला, अगले सेकेंडरी डिपॉजिट से 810 रुपये निकले, तो ये ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो ये कैश रिजर्व जो है हमारे बढ़ते जाएंगे, और ये कैश रिजर्व बढ़ के कितने हो जाएंगे, 10,000 जो प्राइमरी डिपॉजिट है। और जब ये एक्सेस रिजर्व जीरो होंगे तो हमारे कैश रिजर्व जो है 10,000 जो कि इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट है। अब ये थी प्रोसेस जिससे देखो बैंक में डिपॉजिट तो 10,000 ही हुआ, लेकिन इस 10,000 से बैंक ने इसके लिए 9,000 का ट्रांजेक्शन करवा दिया। नेक्स्ट पर्सन के लिए, पर्सन बी, सपोज ये पर्सन ए था, ये पर्सन बी था, इसके लिए 8,100 का ट्रांजेक्शन करवा दिया। पर्सन सी को ये करवा सकता है 7,290 रुपये, यानी कि 7,290 रुपये का ट्रांजेक्शन। तो उसी 10,000 से इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन करवा दिए जिसको हम मनी क्रिएशन कहते हैं। अब एंड रिजल्ट क्या होगा उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए, एक स्केड्यूल बना देते हैं इसका हम, जिसमें यहाँ डिपॉजिट्स
डिपॉजिट्स के बाद यहाँ हम कैश रिजर्व्स लिख रहे हैं और यहाँ एक्सेस रिजर्व। प्राइमरी डिपॉजिट हमने लिया था 10,000, कैश रिजर्व इसमें से इफ हम यहाँ कर लेते हैं, इफ LRR इज 10%, अगर लीगल रिजर्व रेशियो 10% है तो कैश रिजर्व हमें चाहिए 1,000 रुपया, तो एक्सेस रिजर्व हमारे पास हो गए 9,000। अब इस 9,000 को हम सेकेंडरी डिपॉजिट बना देते हैं, तो इसमें से अगर हम 900 रुपये रख लें कैश रिजर्व तो हमारे पास 8,100 रुपये एक्स्ट्रा है, तो ये हमारे लिए सेकेंडरी डिपॉजिट का काम करेगा। कि फिर इसमें से हमने 810 रुपये निकाले तो हमारे पास बचे 7,290 रुपये। तो ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी। अब इसके एंड रिजल्ट क्या कहा था मैंने कि कैश रिजर्व घटते जा रहे हैं तो ये आ जाएंगे 0, और एक्सेस रिजर्व जो है वो बढ़ते जाएंगे, वो आ जाएंगे 10,000 के बराबर। अब बात आती है कि टोटल डिपॉजिट्स कितने हो पाएंगे। टोटल डिपॉजिट्स को पता करने के लिए हमें चाहिए क्रेडिट मल्टीप्लायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है कि कितने गुना बैंक जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट के कितने गुना मनी क्रिएशन कर सकता है, कितने गुना टोटल डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए हमें जो फाइंड आउट वैल्यू चाहिए होती है वो है क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो उसका फॉर्मूला है 1/LRR। तो हमारे एग्जांपल में हमने लिया है 1/10%, तो 1/10% का मतलब हुआ 10, यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू आई 10। तो अगर हमें पता करना है टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, या टोटल मनी क्रिएशन, तो टोटल मनी क्रिएशन अगर हमें चेक करनी है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है हमें कैश हमारे जो है सॉरी यहाँ एक्सेस रिजर्व यहाँ 0 आ रहा है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये एक्सेस रिजर्व जो है 0 हो जाएंगे, हमारे जो कैश रिजर्व्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, ये 10,000 के बराबर होंगे, इसको आप करेक्ट कर लेना। ये जो एक्सेस रिजर्व है ये घटते जा रहे हैं क्योंकि ये 9,000 से 800 फिर 7,290, और ये जो ऐड होते जा रहे हैं कैश रिजर्व हमें बना के रखने पड़ रहे हैं क्योंकि ये तो निकल जाएगा ना पैसा इस तरफ जब हम किसी को लोन ऑफर कर देंगे। तो ये जो कैश रिजर्व्स बन रहे हैं ये 10,000 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, कैश रिजर्व्स मल्टीप्लाई करना है कैश रिजर्व से। 10,000 को सॉरी 10 को अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,00,000 रुपया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अगर LLR 10% है तो उस बेसिस पर, और प्राइमरी डिपॉजिट अगर 10,000 है तो उसके 10 गुना यानी कि 1,00,000 रुपए तक की टोटल डिपॉजिट्स को क्रिएट कर सकते हैं, टोटल डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं, या कहीं हम टोटल मनी क्रिएशन कर सकते हैं। अब हमें एक चीज़ और आगे देखनी है इसमें कि लीगल रिजर्व रेशियो का कैसा रिलेशन है मनी क्रिएशन के साथ। तो आप देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट इसको ले लें ताकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको ये इजी रहेगा दोबारा समझना। और तो यहाँ मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी। अब हम देखेंगे रिलेशन कमर्शियल जो बैंक की मनी क्रिएशन है और लीगल रिजर्व रेशो, इनके बीच का रिलेशन हम देखेंगे। रिलेशनशिप हम इसको कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीगल रिजर्व रेशो एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर, दोनों का कैसा संबंध है। तो हमने कहा क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/LRR। जैसे हमें देख रहे हैं कि ये इन्वर्सली रिलेटेड है, तो सपोज हम
इफ लेट कर ले हम, ये आपको एमसीक्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ LRR is 10%, then what will be the value of credit multiplier, जो हमने अभी किया था। तो वो अगर यहाँ 10% है तो इसका मतलब ये 10 हो गया। इफ LRR इज बढ़कर अगर 20 हो जाए, 20% हो जाए, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, CM यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो 1 बाय हमने अभी 20 रखना है, 20%, 20% का मतलब इंटू 100, तो इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, इसी तरह से और अगर हम इसको कंटिन्यू करें कि अगर लीगल रिजर्व रेशो हमें दी गई है 50%, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, CM डिवाइडेड बाय 1/50 इंटू 100, तो ये आंसर आया 2। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे LRR की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्रेडिट मल्टीप्लायर कम होता जा रहा है। जैसे जैसे ये 10 से 20, 20 से 50, तो ये 10 से 5, 5 से 2, यानी कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लीगल रिजर्व रेशो एंड द क्रेडिट मल्टीप्लायर। वो भी समझना हमें बिल्कुल आसान है। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हमें पैसा ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा तो कम लोन इशू कर पाएंगे। ठीक है ना, कि यहाँ रिजर्व पहले 10% रखना पड़ता था, फिर ज़्यादा रखना पड़ गया 20%, फिर 50% रखना पड़ गया, तो इसका मतलब कम लोन इशू कर पाएंगे, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कम ही होगा, 10 से 5, 5 से 2। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस करें ताकि मैं आपकी और इसमें हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।